तो हेलो स्टूडेंट, फिर एक बार आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का जो आपका पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। ये जो है बाबू इसका पार्ट 3 लेके आए हैं, है ना। और ये पार्ट 3 में आज पूरा सब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे और आप इसलिए आप लोग बने रहिए, है ना। और हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। पहले से मेरा रिजल्ट काफी अच्छा है। ठीक है, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। ये पार्ट 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करा रहे हैं, इसके बाद से सभी सब्जेक्टिव करा रहे हैं। जस्ट इसके बाद पार्ट 4 हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा इसी चैप्टर का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है बाबू कि पहला जो क्वेश्चन इसमें आने वाला है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों रंग बदल जाता है? क्यों विलयन का रंग बदल जाता है? क्यों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? तो आपको इसके आंसर को पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद से हम लिखवा रहे हैं कि बोले कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। कॉपर धातु क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और बना लेता है आयरन सल्फेट, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलें। सुनिएगा, आंसर होगा बाबू, आंसर बाबू होगा इसका कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट को बोलते हैं यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है जिसके कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का बाबू आंसर ये हो गया, बट इसका एग्जाम्पल भी जरूरी होता है, ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये हो गया Fe,
Fe मतलब लोहा हो गया सॉलिड, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा एक्वस। एक्वस मतलब जलीय। जब इसके बाबू लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये बना लेगा इसके, यानी SO4 चला जाएगा किसके साथ, Fe के साथ चला जाएगा, तो बना लेगा FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। इसके कारण यह विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़्यादा नहीं इस क्वेश्चन में बाबू, पार्ट 3 में ज़्यादा नहीं, कम ही क्वेश्चन कराएंगे। और चूंकि जितना भी हो गया इसका वन शॉट भी आपको, पूरा फिजिक्स का एक वन शॉट बनाएंगे, केमिस्ट्री का वन शॉट बनाएंगे, बायोलॉजी का वन शॉट बनाएंगे जब एग्जाम करीब होगा। तो अभी चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा केयर करिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे सब। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसको आप ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फिर हम इसको छोटा कर ले, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संक्षारण क्या होता है। क्वेश्चन आएगा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग का लगना। यानी जंग का लगने का मतलब क्या होता है, यानी इसको बोलेंगे कि आंसर में बाबू कि जब लोहे के वस्तुओं, जब लोहे के वस्तु कहेंगे, जब लोहे के वस्तु जल तथा नमी के संपर्क में आता है। याद रखिए, जब लोहे के वस्तु जल एवं नमी के संपर्क में आता है तो लोहे के वस्तु पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। भूरे रंग का परत चढ़ जाता है ना, जिसे जंग कहते हैं। और जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। आंसर में क्या लिखेंगे ये देखिएगा, लिखेंगे बाबू कि जब लोहे के वस्तु जल एवं वायु तथा नमी यानी मोइस्ट, नमी के संपर्क में आता है तो लोहा पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे जंग कहते हैं। जिसे जंग कहते हैं। और जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है। जंग लगना ही संक्षारण कहलाता है, ठीक है। जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। याद रखिए, लोहे के बोलेंगे जब लोहे के वस्तु जल एवं वायु तथा नमी के संपर्क में आता है तो लोहा पर एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे जंग कहते हैं। और जंग लगना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लोहे के वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लोहे के वस्तु को
जंग से बचाने के लिए या जंग लगने से बचाने के लिए या संक्षारण होने से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है अनेकों प्रकार का, है ना। बस आपको ये चीज़ एक कंसेप्ट जानना है कि ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर कैसे देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब क्वेश्चन आ जाएगा जब, या लिखेंगे लोहे के वस्तुओं को लोहे के वस्तुओं को जंग से, आप ब्रैकेट में संक्षारण से बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। लोहे के वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। आंसर लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, आंसर लिखेंगे कि लोहे के वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए निम्नलिखित तरीके का उपयोग करेंगे। क्या क्या करेंगे बाबू। पहला आप करेंगे कि जिंक की पतली परत चढ़ाकर, दूसरा बताएंगे बाबू यानी कि पेंट कर कर, और तीसरा बताएंगे बाबू ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर। याद रखिएगा पहला जो होगा बोलेंगे आंसर में कि निम्नलिखित तरीके से बचाया जा सकता है। निम्नलिखित तरीके से बचाया जा सकता है। पहला जो होगा 1 नंबर पेंट करके, दूसरा ग्रीस लगाकर बचाया या ग्रीस लगाकर, है ना, बचाया जा सकता है। और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा जिंक की पतली परत चढ़ाकर, जिंक की पतली परत चढ़ाकर। और याद रखिएगा लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया ही यसद लेपन कहलाता है। याद रहेगा, बोलेंगे जिंक की पतली परत चढ़ाकर, है ना। एक क्वेश्चन है यसद लेपन क्या है, तो बोलेंगे बाबू ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यसद लेपन क्या है। यसद लेपन क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आंसर होगा कि लोहे के वस्तुओं पर जिंक की पतली परत, ना, लेयर लिखे, जिंक लोहे के वस्तुओं पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही यसद लेपन कहा जाता है।
यसद लेपन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे लोहे के वस्तु पर जिंक की पतली पर चढ़ाने की प्रक्रिया ही यसद लेपन कहलाता है। अब बाबू याद रखिएगा कि ये सारे चीज़ें के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करना, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आएगा बाबू कि विकृत गंधिता से क्या समझते हैं। विकृत गंधिता यानी विकृत गंधिता क्या होता है और विकृत गंधिता से होता क्या है। तो जो भी बाबू जो भी आपको समझना होगा, ये चीज़ जानना होगा कि जो भी हमारा वसा या तेल इत्यादि से जो भी भोज्य पदार्थ जो बने होते हैं, वो भोज्य पदार्थ कुछ समय बाद उपचयित हो जाते हैं और उपचयित होने के बाद वो खराब हो जाता है और वो खाने लायक नहीं रहता है। तो इसको ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। और याद रखना, अगर इससे बचाना है तो क्या करेंगे। इससे बचाने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ केमिकल का उपयोग किया जाता है, जैसे सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट, इसको ना जो जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थ, फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव ये बोलेंगे। और यानी उससे क्या होगा कि भोजन अथवा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि से सुरक्षा दिला सकते हैं। और एक बात समझिएगा, और मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप ये समझिएगा, सोचिए थोड़ा सा जीवन में कि जो आप लोग बिस्किट होता है, जो आप लोग केक होता है, जो आप लोग का ये पावरोटी होता है, जो आप लोग का नान होता है, जो आपके जितने भी मतलब ये चीज़ होता है, तो मेडिसिन यहाँ तक कि मेडिसिन में भी इसका खाद्य ना पदार्थ यानी खाद्य परीक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 6 महीने पहले फैक्ट्री बना रहता है और हम लोग के पास आता है, फिर भी अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा रहता है, टेस्ट खराब नहीं होता है। तो सोचो कि उसमें क्या डाला जाता होगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये जहन में बैठाइएगा, उसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव, है ना। और वो होता है जो भोजन अथवा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक जीवाणु, विषाणु, कवक इत्यादि से क्या करता है, सुरक्षा दिलाता है, ठीक है। और ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले तो जानेंगे कि विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता क्या है, याद रखिएगा। तो विकृत गंधिता हमारा बाबू ध्यान दीजिएगा कि जो भी भोज्य पदार्थ, जो खाने वाला जो भी भोज्य पदार्थ, लिख सकते हैं आंसर में कि जो भी भोज्य पदार्थ जो वसा, तेल इत्यादि से बने होते हैं, वह कुछ समय बाद यानी उपचयित होकर वो खराब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं, तो इससे हम विकृत गंधिता कहते हैं। या ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि इससे में जोड़ लो, इसे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जोड़ दिए, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। अब यानी आंसर लिखेंगे कि जो भी भोज्य पदार्थ तेल, वसा से बना होता है, कुछ समय बाद उपचयित होकर खराब हो जाता है।
यानी खराब हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है, खराब हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। जो भी भोज्य पदार्थ तेल, यहाँ लिख सकते हो बाबू, तेल वसा से बना होता है, कुछ समय बाद उपचयित होकर खराब हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, यानी जिसे विकृत गंधिता कहा जाता है। और इससे बचाव के लिए निम्नलिखित तरीका का उपयोग करेंगे बाबू, ध्यान देना, इससे बचाव के लिए निम्नलिखित तरीका का उपयोग करेंगे। इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ भोज्य पदार्थ में केमिकल का यूज करेंगे, केमिकल का यूज करते हैं, जिसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को रोक देता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जैसे मतलब हो जाएगा जैसे सोडियम बेंजोएट, क्या हो जाएगा बाबू, सोडियम बेंजोएट। देखिए किसी मेडिसिन में भी रहता है, अचार में भी रहता है, मुरब्बा में भी रहता है, जेम जो होता है किसान जेम, उसमें भी होता है, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा बाबू। यानी कि उसके बाद से नाइट्रोजन गैस, जैसे आप लोग पढ़ेंगे चिप्स और कुरकुरे में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस चिप्स और कुरकुरे में डाला जाता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, वायल भी यानी हो जाएगा आपको ये सारी चीज हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट हो गया, ये हो गया बाबू। रेफ्रिजरेटर में भी कुछ देर, फ्रिज में भी कुछ खाना को रखकर कुछ समय तक हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, सुरक्षा यानी कि रख सकते हैं जीवाणु विषाणु कॉक से, है ना। और ये बात याद रखिए, सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है C6H5COONA+, ये सोडियम बेंजोएट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग देखिएगा, इसका जितने भी क्वेश्चन आ रहा है मैं करा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन भी पूछता है कि क्वेश्चन एक दे देगा, नाम दे देगा, बोलेगा इस सभी क्रिया को लिखिए और अभिक्रिया के लिखने के बाद इसे संतुलित करिए कि क्या वो संतुलित है या नहीं है। ये चीज आप लोग देखना है। बोलेगा कि किस निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करें, और संतुलित के लिए आप लोग को दो विधि होता है, तो क्या तीन विधि आप लोग को, भले 10th में दो ही विधि पढ़ना है, तीन विधि होता है बाबू हमारा। एक अनुमान विधि होता है, दूसरा बीजगणितीय विधि होता है, तीसरा आक्सीकरण अवकरण विधि होता है। आक्सीकरण अवकरण विधि के द्वारा भी हम लोग इसको बैलेंस किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है। और ये बात आप लोग समझिए, उस पर स्पेशल एक हम बनाएंगे वीडियो और बैलेंस करने के लिए रूल पढ़ाएंगे, उसके बाद से क्वेश्चन उस पर कराएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसी चैप्टर का हम लोग इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे इसी चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग बने रहिए, है ना। और आप लोग इतना उम्मीद के साथ जुड़िए कि एग्जाम जो हमारा है आज 17 फरवरी से एग्जाम है, तो 17 फरवरी से आपको यानी 10 से 15 फरवरी के बीच में टोटली आपको पूर्ण रूप से कंप्लीट करा देंगे, ताकि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। तो मैं जाते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और आप लोग मेरे साथ बने रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको एग्जाम के समय घबराहट फील हो रही है तो घबराए नहीं, यहाँ आने के बाद आपकी सारी घबराहट दूर हो जाएंगी।